राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आज की जो सबसे ज्वलंत समस्या है वह समस्या है जीवन और मृत्यु के बीच जारी संघर्ष। यह कोरोना लोगों को विवश कर दिया है, लोग परेशान हैं, लोगों को दवा नहीं मिल रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, अस्पताल में उन्हें जगह नहीं उपलब्ध हो रहा, लोग परेशान हैं। वे अपनी फरियाद कहें तो किससे कहें, कौन देवदूत उनकी फरियाद को सुनेगा और उनके उखड़ते हुए सांसों को विराम देकर पुनः एक नया जीवन देने का काम करेगा। लेकिन जो स्थिति भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है उससे तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है, जब भारत की राजधानी दिल्ली में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति यह है तो संपूर्ण देश में क्या स्थिति होगी। और कोरोना जिस प्रकार से अब शहरों के साथ साथ गांवों की ओर बढ़ने लगा है वह काफ़ी चिंतनीय है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज जो आपके सामने में बात रख रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है। बात काफ़ी पुरानी है, काफ़ी दिनों से इस पे लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन स्थिति सुधरने की जगह दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही है। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दिया था और संपूर्ण विश्व इससे परेशान था, उस समय में भारतीयों ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ कोरोना का मुकाबला किया और एक प्रकार से विजय प्राप्त करने में सफल रहा, यह आज विफल होता नजर आ रहा है। इसके लिए भारतवासियों को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता और शासन है यह उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने प्रदेश को, अपने प्रदेशवासी को सुरक्षित रखे। जिसके हाथ में देश की बागडोर है उसकी यह जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखे, अपने राष्ट्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करे। देश की आवाम अपने प्रदेश की सरकार से और अपने केंद्र की सरकार से यही उम्मीद करती है और इसी आशा और विश्वास के बल पर मतदान करती है और मतदान कर सरकार चुनती है। कोरोना के कारण भारत की राजधानी दिल्ली में चिराग तले जो अंधेरा देखने को मिल रहा है यह बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने समाज सेवा के लिए, राज्य सेवा के लिए लगातार अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया, ऐसे लोग भी इस दुनिया से चलते चले जा रहे हैं कोरोना के कारण। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि अस्पतालों के अंदर बेड का अभाव है, रोगी को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिन्हें बेड उपलब्ध हो भी गया उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है।
जिन्हें बेड और ऑक्सीजन मिल गया उन्हें मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में आखिर यह कौन सी व्यवस्था है? यह एक अपने आप में रिसर्च का विषय है और सभी रिसर्च करने वाले को इस पर रिसर्च करना चाहिए। जो भारत की राजधानी में इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर है तो संपूर्ण देश का क्या आलम होगा। भारत की राजधानी दिल्ली न सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यालय है, राज्य है, बल्कि केंद्र सरकार भी दिल्ली में ही और राष्ट्रपति से लेकर तमाम मंत्रालय दिल्ली में ही है। दिल्ली उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक दिल्ली में ही है। और जब सब कुछ दिल्ली में है तो फिर दिल्ली में स्वास्थ्य की ऐसी दुर्दशा क्यों? यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसमें किसका दोष है, कौन जिम्मेवार है, यह बात का विषय है। पहले तो यह जरूरी है कि कैसे दिल्ली वासी के प्राणों की रक्षा की जाए। भारत की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग भी अगर सुरक्षित नहीं है, उन्हें चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो रहा और उन्हें बेड तक नहीं मिल रहा है, तो फिर देश में उन्हें कहाँ यह सुविधा मिलेगी? यह बात केंद्र और प्रदेश की सरकार को, दिल्ली वासियों को साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि आप लोग दिल्ली से चले जाएं, क्योंकि दिल्ली में आप लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर यह भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में जब सभी मानवीय पदों पर आसीन अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता सब विराजमान हैं, अगर उसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही हो रही है, हुई है, तो इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह जीते जी आदमी को मौत की ओर ले जाने का एक सीधा सा रास्ता है, क्योंकि लोगों में यह एक उम्मीद रहती है कि अगर वह बीमार होगा तो हॉस्पिटल में वह जाएगा, जहां उसे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। इतने सारे प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पताल दिल्ली में खुलते रहे, सरकार उसके लिए जमीन आवंटित करती रही, और आज जब उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत है तो उनके लिए चिकित्सा ही नहीं है। फिर यह कैसी राजधानी है? यह एक अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब प्रत्येक हिंदुस्तानी केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार से चाहती है। और सरकार को चाहिए कि देशवासियों को वह यह बताए कि आखिर वह क्यों नहीं दे पा रहा भारतवासियों को स्वास्थ्य लाभ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बात बता दें कि माननीय न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जो कदम उठाया है, जो आदेश पारित किए हैं, जिस मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आदेश निर्गत किए हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है
कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है, माननीय न्यायालय द्वारा किसी मसले को गंभीरता से लेकर उस पर निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन उसका पालन कराने की जिम्मेवारी तो सरकार की ही बनती है। और जब सरकार जनता की मदद करने की जगह, आम लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने की जगह आरोप का खेल खेलने लगे, तो फिर वहाँ की जनता के जान को ईश्वर ही बचा सकता है। ऐसे ऐसे होनहार बच्चे इस दुनिया से अलविदा कहकर जा रहे हैं, जिनसे इस राष्ट्र को ढेर सारी उम्मीदें थी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम देश के माननीय प्रधानमंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपराज्यपाल, सभी न्यायाधीश से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इस मसले को गंभीरता से लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर पैनी नजर रखें और जो भी इस विकट स्थिति में दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दें, ताकि कोई और इस प्रकार की गलती दोहराने की हिम्मत ही ना करे। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके घर का चिराग बुझ रहा गया, जिसके घर का चिराग अंतिम सांस ले रहा होगा, क्या वह इस सरकार से और इस व्यवस्था से खुश होगा? उनके सामने में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो किसी भी हालत में उनके चिराग को बचाया जा सके, उनके सांस को लौटाया जा सके। अभी भी समय है, अगर सभी एकजुट होकर इस देश को अपना देश समझ करके राजनीति से ऊपर उठकर मानवता को आगे रख करके इंसानियत के फर्ज को अदा करेंगे, तो भारत फिर से एक बार कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इस देश का मालिक ईश्वर ही है। पता नहीं कल फिर इस वक्त जब समाचार पढ़ने की बात आए तो हम भी समाचार पढ़ने के लिए रहें या न रहें, ऐसी स्थिति संपूर्ण देश में और खासकर दिल्ली में उत्पन्न हो रही है। कई पत्रकार अपने प्राण को गंवा चुके हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। आप अन्य समाचारों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार सभी उपायों पर लगातार ध्यान दे रही है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही थी। इसी के चलते आज बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बारे में खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पद अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा के
कोरोना से निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रसिद्ध रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा जी का निधन दुखद है। वे महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सानिध्य में काम करने वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माण में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। भारतीय वायुसेना को अधिक मारक बनाने में डॉक्टर वर्मा का योगदान अविस्मरणीय है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल पद्म विभूषण जगमोहन मल्होत्रा जी के निधन पर भी शोक और गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि जगमोहन मल्होत्रा जी कुशल प्रशासक एवं विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए हमेशा देश की प्रगति के लिए कार्य किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वे केंद्रीय मंत्री थे और उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला था। बिहार के पर्यटन के विकास में उनका विशेष योगदान था। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख के इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। गया के उप मेयर ओमकार नाथ श्रीवास्तव उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने पिछले कई दिनों से मंदिर मस्जिद से लेकर गुरुद्वारा गिरजाघर तक, यहां तक कि रोहतक में घर घर जाकर अपने नगर निगम के मेयर गणेश पासवान सहित पूरे इलाके में स्वयं सैनिटाइजेशन का कार्य किया और आम जनता से कोरोना से बचने के लिए आवश्यक उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने हेतु और कोरोना के कहर से आम जनता को बचाने के लिए कार्य किया है। अब जो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं पूरे शहर का, स्टार्ट किए स्टेशन निगम स्टोर से, वहाँ से चलते हुए आपका टेकारी रोड होते हुए, टेकारी रोड से फिर हम लोग चले गए नदी किनारे, नदी किनारे से फिर वो पंचायती अखाड़ा वगैरह होते हुए हम लोग फिर वहाँ से चलते हुए चौक होते हुए, रमना होते हुए, फिर GB रोड पूरा करते हुए, चांद चौरा होते हुए अभी विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में हम लोग, यहाँ से फिर नई सड़क शीतला मंदिर होते हुए, मालनपुर होते हुए, AP कॉलोनी होते हुए और फिर चले जाएंगे मिर्जा गालिब कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक और उसके बाद स्वराजपुरी रोड से स्टेशन तक सड़क के प्रमुख पथों को एक दिन में जितना हो सकता है इस भीषण गर्मी में हम लोगों ने प्रयास किया और निरंतर अभियान को और तेज किए हैं। और कल जो है जहाँ जहाँ निर्धारित है जल्द ही हम लोग JPN अस्पताल का पूरा किट तैयार कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का लेवल 3 जिसमें पेशेंट रहते हैं उनको हौसला अफजाई के लिए, उनके वार्ड को सैनिटाइज करने के लिए, लोगों में ये पैनिक न हो दिखाने के लिए कि हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरे शहर आपके साथ है, पूरा स्वास्थ्य कर्मी साथ है, पूरे सुरक्षा कर्मी आपके साथ है, पूरे शासन प्रशासन सरकार आपके साथ है, नगर निगम आपके साथ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक पेशेंट अभी हमारा महादलित परिवार का महिला है वो थोड़ा सीरियस है। आज भगवान विष्णु के चरण में नतमस्तक हम लोगों ने किया, उनसे प्रार्थना किया कि आपके दरवाजे भी बंद हैं और गया का नगरी जो है मोक्ष प्राप्ति की नगरी है और यहाँ जो आते हैं और किसी के घर में अपरिहार्य कोई मौत हो रही हो, मृत्यु हो रहा हो, अकाल मृत्यु हो रहा हो, सडनली इस तरह की बातें, तब आपका जो है बोध गया में धमासन का हम लोग पाठ कराते हैं। आप दुनिया का रक्षक हैं, आप इस संसार सृष्टि का संरचना करने वाले हैं। या प्रभु या भगवान या माता मालिक आप मोक्ष देने वाले हो। आप यहाँ पर त्रिपिंडी है और आपका वो जहाँ अकाल मृत्यु होता है उसको रोकने का शक्ति आप में। आप जो है सो पूरी अमन शांति देश के साथ साथ बिहार के साथ साथ गया में पूरी तरह शांति व्यवस्था रखें और ऐसे आपात स्थिति में मात्र आप में ही शक्ति है जो इसको रोक सकते हैं। आम लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि हम लोग रोड पर है, धूप में है, पूरा निगम कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जो जहाँ पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, आप शांति से घर में रहें और अधिकतर कोई काम ऐसा लगे कि हमको निकलना आवश्यक हो तो आप निकलिए। थोड़ा मन भी मत सोचिए, थोड़ा तन भी मत सोचिए, थोड़ा दिल दिमाग को मत सोचिए और इधर उधर आम दिनों के तरह जो हैबिट बना हुआ है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसको एक महामारी, वैश्विक महामारी समझ करके अपने सारे कामों को तिलांजलि दीजिए,
उसको स्थगित रखिए। निश्चित तौर पर मालिक माता हम सबको सफलता देंगे। दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन जारी है। हालांकि इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को बाहर रखा गया है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मार उन गरीब लोगों को झेलनी पड़ रही है जो रोजाना कमाने और खाने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजदूर वर्ग को उनके खातों में 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया। तो वहीं आज एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके अंतर्गत टैक्सी चालकों व ऑटो चालकों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी, उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुज़र रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, कोरोना का कहर और भारत देश में कहर मचाए हुए है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे लोग इसका बचाव करें? ये सही है कि कोरोना की इस दूसरी लहर ने अपनी प्रकृति को बदला है, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षण वह इसको देख रहे हैं कि कहाँ से कौन सा प्रबंध किया जाए। ऑक्सीजन है, वैक्सीन है, उसके साथ ही साथ अभी रेमडेसिविर भी मंगा रहे हैं बाहर से। अब एकाएक जो आई उसमें थोड़ी बहुत अव्यवस्था जरूर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इतना करने के बावजूद भी कुछ ऐसी शक्तियां जो ब्लैकमेल का काम करती हैं, वो भी इसमें अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री इस प्रकार से प्रत्येक क्षण देख करके काम कर रहे हैं, तो वह उन्हीं की बातों को माने और डॉक्टरों की बातों को माने
डॉक्टर के एडवाइस को पूरी तौर से माने, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें और जितना भी संभव हो सके कम से कम आवश्यक कार्य के लिए ही निकले, नहीं तो प्रयत्न ये करें कि लोगों से दूरी बना करके रहें, इम्यूनिटी सिस्टम को अपना डेवलप करें। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी भी कोरोना के शिकार हुए, तो उन्हें आप कैसे श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, रोहित जी एक अत्यंत निर्भीक पत्रकार के रूप में थे और मुझे मालूम है कि उस समय भी जब पहली बार मैं वित्त राज्य मंत्री था तो बजट पेश करने के लिए जाते समय वो हमसे मिले भी थे, हमारे आवास पर आए हुए थे। लोगों को रोहित जी भूलते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में माननीय पूर्व मंत्री महोदय, आपने हमारे DID न्यूज को समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में जानकारी देते हुए पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने बताया कि द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल में एक हफ्ते में 500 बेड शुरू किए जाएंगे। द्वारका में जो इंदिरा गांधी अस्पताल 1725 बेड का जिसकी बिल्डिंग तैयार है, अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया। मैंने कल कहा था कि मैं वहाँ पर आज 50 बेड को शुरू कर दूंगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन ले जाऊंगा, बेड ले जाऊंगा। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी कहा था और एक उनको पत्र भी लिखा था, मगर अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आया था। तब मैंने कल शाम को गृह मंत्री जी से बात करी और गृह मंत्री जी ने अधिकारियों से बात करके आज मुझे बताया कि हम एक हफ्ते में वहाँ पर 500 बेड को शुरू कर देंगे। तो 500 बेड वहाँ पे एक हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और अगले 3 दिन में उन्होंने कहा कि 200 बेड शुरू हो जाएंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए, दिल्ली वालों की चिंता करते हुए, और ये जो इमरजेंसी की स्थिति अभी दिल्ली में पैदा हो गई है, इसके लिए उन्होंने सबसे बात करी और अगले एक हफ्ते में 500 बेड शुरू हो जाएंगे। मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान ने पिछले 3 दिनों में ही 100 बेड स्टार्ट कर दिए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है और हम इसको आगे जारी रखेंगे। इसकी संख्या 500-700 तक हम लेकर जाएंगे अगले एक हफ्ते 10 दिन में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजय गोयल को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ दिल्ली नगर निगम को होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योगा टीम बनाकर कोविड के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि महामारी से देश जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि योग के द्वारा महामारी को दूर किया जा सकता है। योगा और प्राणायाम से इम्यूनिटी मजबूत होती है, सांसों की समस्याओं का हल होता है। इसलिए नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से उन्होंने अपील की है कि एक होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा का टीम का गठन करें और उसमें शामिल लोगों के द्वारा कोविड मरीजों को सहायता प्रदान करें ताकि कोरोना से लोगों का बचाव हो सके। देश में एक दिन में कोरोना से 3,449 की गई जान, वहीं 24 घंटे में आए 3,57,229 नए मामले। सीएम केजरीवाल का ऐलान, 2 महीने राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त में राशन। बिहार में अब 15 मई तक लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली मौत की धमकी, पुलिस नंबर ट्रेस कर जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में कोरोना के बीच 4 धाम के कपाट खुलने को लेकर गाइडलाइन जारी, जिसके तहत चारों धाम के कपाट रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खोले जाएंगे। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका पूर्ण लॉकडाउन है। शिवसेना ने आज कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के लिए भाजपा का अहंकार भी जिम्मेदार। हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, दिल्ली में 5 मई को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड, बंगाल हिंसा पर किया था ट्वीट।
कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया है। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। 2 दिन के अंदर 3 खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यह फैसला किया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।